स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र और आज का ये वीडियो पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए है। पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। कोरिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ अन्य स्कूली विषयों का कैसे है, इसके बारे में हमने जो पहला वीडियो बनाया है, इससे पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूं मैं, और उन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के लिंक में है। आप वहां से जाकर कोरिलेशन और इकोनॉमिक्स का अन्य स्कूली सब्जेक्ट के साथ क्या कोरिलेशन है वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का साइंस के साथ क्या कोरिलेशन है और इकोनॉमिक्स का सोशियोलॉजी के साथ क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद साइंस। साइंस के साथ इकोनॉमिक्स का कैसे कोरिलेशन है। जब भी इकोनॉमिक्स के साथ आप कोरिलेशन की बात करेंगे साइंस का, तो आपको ये समझना आवश्यक है कि साइंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और फिर उसको हम इकोनॉमिक्स के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे। जब भी आप कोई विषय वस्तु का या ज्ञान का जब स्टडी या उसका अध्ययन आप एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं, तो उस सिस्टमैटिक ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। उस सिस्टमैटिक स्टडी को या सिस्टमैटिक प्रोसीजर को ही आप विज्ञान की संज्ञा देते हैं। तो इकोनॉमिक्स के तहत, जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि हम एक निश्चित प्रोसीजर के तहत एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं और उसके तहत फिर हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब हमको क्या करना है। तो अगर आप एक निश्चित प्रक्रिया के तहत एक सिस्टमैटिक वे में चलते हुए अगर आप स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हम विज्ञान के नियमों का इकोनॉमिक्स में प्रयोग कर रहे हैं। तो हालांकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी सब्जेक्ट से अछूता नहीं है, और अगर आप ये भी कहें कि कोई भी सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट से अछूता नहीं है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए कि सारे विषय एक दूसरे से संबंधित हैं, कोरिलेटेड हैं। हमने बताया था कि जब भी आप नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो नॉलेज एक कॉम्पैक्ट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान को विभिन्न श्रेणियों में बांट देंगे, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से, स्टडी करने की दृष्टि से, या फिर उसको टीचिंग की दृष्टि से हमने अलग अलग उसको सब्जेक्ट में बांट दिया है। जैसे आप अपनी दिनचर्या को ले लीजिए। आप अपने दिनचर्या में बहुत सारे कार्य करते हैं, और उन कार्यों के तमाम सारे ऐसे कार्य हैं जो आप अनुभव के आधार पर करते हैं, और तमाम सारे ऐसे कार्य हैं जो कि आप उसके लिए अलग से एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उसके आधार पर फिर उन कार्यों को करते हैं। तो क्या वो कार्य किसी एक पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट से संबंधित है? किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, लेकिन अगर एज ए होल देखा जाए तो जो भी आप वर्कआउट करते हैं वो एक प्रकार का नॉलेज है व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए। तो वो जो कॉम्पैक्ट नॉलेज है वो तो एक संपूर्ण ज्ञान हुआ, लेकिन
उस ज्ञान को आपने कहाँ कहाँ से प्राप्त किया, किस किस विषय से प्राप्त किया, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अध्ययन की दृष्टि से ही, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम पहले अलग अलग चीज़ों का अध्ययन कर लें, उसके बाद फिर हम उसको एक साथ जोड़ पाएँ। इसके लिए हम अलग अलग सब्जेक्टों में बांटकर इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। साइंस से, चाहे आप भौतिक विज्ञान से लीजिए, चाहे आप रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स में मेज़रमेंट करते हैं, कोई फैक्ट्री आपने लगाया है, उसमें आपने, अगर आपका लिक्विड उत्पादन है तो आप उसको लिक्विड में लीटर में, मिलीलीटर में आप मापेंगे। और अगर मान लीजिए कि आपने कोई ठोस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कंक्रीट का उत्पादन कर रहे हैं या और कोई चीज़ उत्पादित कर रहे हैं, तो उसका मेज़रमेंट आप किलो में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। तो ये मेज़रमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये मेज़रमेंट का कॉन्सेप्ट हमें साइंस से ही आया है, विज्ञान से ही आया है। और उन चीज़ों का हम प्रयोग करते हुए और इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, अन्य विषयों में भी स्टडी करते हैं। तो जब हम साइंस की चीज़ों को इकोनॉमिक्स में यूज कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि साइंस का या इकोनॉमिक्स का साइंस के साथ सहसंबंध नहीं है? विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी जो आप यूज करते हैं, चाहे वो आप बैंकों में यूज कर रहे हों, नोट गिनने की मशीन आ गई है, आपको हाथ से नहीं गिनना है, फटाफट आप नोट डाले, फटाफट गिन के आपके सामने आ गया। आपको पैसा जमा करने के लिए या पैसा निकालने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन आपके पास प्लास्टिक मनी है, आप एटीएम में जाइए, मशीन लगी हुई है बाहर, आप उसमें पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये किसकी देन है? ये टेक्नोलॉजी की देन है। विज्ञान, साइंस आया और साइंस के बाद टेक्नोलॉजी आई, और फिर उस टेक्नोलॉजी को फिर जगह जगह उसका उपयोग किया जाने लगा और हर क्षेत्र में उपयोग किया जाने लगा। और इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में भी उपयोग किया जाने लगा। तो आप घर बैठे हैं, आपको मशीन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा है, आप घर बैठे आईसीटी के माध्यम से आप दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये किसका कमाल है? ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। आपने फैक्ट्री लगाया है, आप फैक्ट्री में बैठे बैठे ही कंप्यूटर पर अपने मज़दूरों की सैलरी आप अपने अकाउंट से भेज दीजिए उनकी, और अगर आप सहायता कोई कर सकते हैं तो बैठे बैठे आप कर दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और विज्ञान का ही कमाल है। विभिन्न प्रकार के जो केमिकल आप तैयार करते हैं फैक्ट्रियां लगाकर, वो किसका, वो कैसे आप तैयार करते हैं फैक्ट्रियों में? उसको, उस केमिकल को आप सिर्फ इसलिए तैयार कर पाते हैं क्योंकि विज्ञान ने आपको प्रयोग करके, सिद्ध करके ये बताया कि इन चीज़ों के मिश्रण से आप फला फला चीज़ों का केमिकल तैयार कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का साइंस के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो साइंस में आप प्रयोग करते हैं? आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, निगमन विधि का प्रयोग करते हैं पढ़ाने के लिए। तो क्या उन विधियों को आप इकोनॉमिक्स में नहीं प्रयोग कर सकते हैं? उन विधियों का भी आप इकोनॉमिक्स में प्रयोग करते हैं, उन प्रविधियों को भी आप इकोनॉमिक्स में प्रयोग करते हैं, और चाहिए भी। अगर आप साइंस की चीज़ों को रिलेट करके इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका आउटपुट अच्छा आएगा और छात्रों का ज्ञानवर्धन भी होगा। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि विभिन्न बेसिस पर साइंस इकोनॉमिक्स से हाईली कोरिलेटेड है, क्योंकि वैसे भी साइंस के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। तो अर्थशास्त्र भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है।
आपके राष्ट्र की जो गतिविधियां हैं उसकी स्टडी से जुड़ा हुआ है, उसके कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, उसकी फोरकास्टिंग से जुड़ा हुआ है। और आपका साइंस तो हर जगह ही है, टेक्नोलॉजी हर जगह है। तो इस प्रकार से साइंस का इकोनॉमिक के साथ घनिष्ठ सहसंबंध है। अब हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विथ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के साथ किस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध है। अर्थशास्त्र जब से स्टडी की जा रही है, अर्थशास्त्र का अध्ययन एडम स्मिथ के समय से इसको अलग विषय के रूप में मान्यता मिली, और इससे पहले तक और इसके बाद तक सोशियोलॉजी अर्थशास्त्र का ही विषय हुआ करता था। कालांतर में आगे जाकर बाद में ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आया। तो इस आधार पे भी आप कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित है। अर्थशास्त्र क्या करता है, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और सोशियोलॉजी क्या करता है, मनुष्य की जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनका कॉम्पैक्ट रूप से स्टडी करता है। तो सामाजिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, इस पर विचार आपको करना पड़ेगा। सामाजिक क्रियाएं आपकी क्या हो सकती हैं। सामाजिक क्रियाएं आपकी जो दैनिक क्रियाएं हैं वही आपकी सामाजिक क्रियाएं हैं, और उन दैनिक क्रियाओं में आप किसी के साथ आप बात व्यवहार कर सकते हैं, करते हैं, किसी के साथ आप संबंध संबंध व्यवहार बनाते हैं, किसी के आप सुख दुख में शामिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी। समाज में क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है। इसका निर्धारण समाजशास्त्र करता है, सोसाइटी करती है। तो ये जो दैनिक क्रियाएं हैं, इन दैनिक क्रियाओं में ही आर्थिक क्रियाएं भी छुपी हुई हैं। इन दैनिक क्रियाओं को करने के लिए आपको आर्थिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो सामाजिक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। और अगर अध्ययन अध्यापन की आप बात करेंगे तो समाजशास्त्र में जिन पद्धतियों का, जिन मेथड का उपयोग आप टीचिंग के लिए करते हैं, उन्हीं मेथड को आप इकोनॉमिक्स की टीचिंग में भी करते हैं। तो इस प्रकार से भी अगर कहा जाए तो ये एक दोनों अंतः संबंधित विषय हैं, कोरिलेटेड सब्जेक्ट हैं। अर्थशास्त्र मानव का आर्थिक पक्ष है और समाजशास्त्र उसका सामाजिक पक्ष है। परंतु आप ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का क्षेत्र थोड़ा अर्थशास्त्र के क्षेत्र से व्यापक है, लेकिन सहसंबंधित अवश्य है। व्यापक हो या फिर कम हो, सहसंबंधित है। हम जब टीचिंग करने जाते हैं तो हम प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्यों करते हैं। हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इसीलिए करते हैं कि हम उसके प्रीवियस नॉलेज को, जो उसका पूर्व ज्ञान है, वो चाहे जिस भी विषय से पूर्व ज्ञान उसने गेन किया है, उसको हम नवीन ज्ञान के साथ या जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके साथ जोड़ पाएँ। इसीलिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते हैं। उसका प्रीवियस नॉलेज, जब टीचर जब टीचिंग करने जाता है तो उसका जो 3 प्रकार की टीचिंग बताई गई है, लेवल ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव।
तो जब टीचर प्री एक्टिव टीचिंग करता है या टीचर का जो इंटरिंग बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए, टीचर सबसे पहले छात्रों का या क्लासरूम का नॉलेज लेवल चेक करता है अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के माध्यम से या फिर कुछ प्रश्नों के माध्यम से वो बच्चों के ज्ञान स्तर का, नॉलेज लेवल का पता करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट की शुरुआत करता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी है कि जब आप चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, सब्जेक्ट को एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाना शुरू करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका आउटपुट अच्छा होगा, बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा और आपका जो पोर्शन है, आपका पोर्शन है पढ़ाना और छात्रों का पोर्शन है जो आप पढ़ा रहे हैं उसको गेन करना, तो आपका भी पोर्शन आसान हो जाएगा और छात्रों का भी पोर्शन आसान हो जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ाने में मदद मिलेगी और उनको अच्छे से समझने में मिलेगी। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि सभी विषय एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं और इसी संदर्भ में इकोनॉमिक्स भी अन्य स्कूल सब्जेक्ट के साथ हाईली कोरिलेटेड है। आज के लिए साथियों इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।